अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ़ और होम्योपैथी के बारे में आपको मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो मुख्तलिफ टॉपिक्स कवर किए हुए हैं काफ़ी इतने अरसे में। आज का मेरा टॉपिक है वो एडिनोइड्स और पॉलिप्स के बारे में है। एडिनोइड्स को हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं डिस्कस कर रहा हूँ पॉलिप्स के बारे में। पॉलिप्स बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि ये दाना सा एक या स्किन का हिस्सा सूज के बाहर आ जाता है। तो ये नाक और साइनस की जब अंदर आपको ज़्यादा अरसे तक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा अरसे तक अंदर रहे आपके, तो उसकी वजह से बाजू का नाक की जो झिल्ली है अंदर वाली, ये ढीली हो जाती है और ये एक थोड़ा सा सूज जाती है। और सूजने के बाद ये एक दाने की शक्ल में बाहर की तरफ अंदर ही अंदरूनी तौर पे ये थोड़ा सा उभर जाती है अपनी जगह से। और इसमें ये अभी बड़ा अच्छा, मैंने आपको जैसे एक दफ़ा पहले बताया था, इस लेक्चर में ज़रूर शेयर कर लूँ बात को। मैंने तकरीबन 23-24 साल हो गए मुझे माशाल्लाह ये प्रैक्टिकल क्लिनिक करते हुए। मैंने इसमें आज से तकरीबन कोई 12 साल या 13 साल पहले इसका मरीज़ बहुत कम था, पॉलिप्स का। फिर उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता अब मैंने देखा है ये बच्चों में भी, जवान लड़कों में भी और बड़ों में भी, लेडीज़ में भी और बच्चियों में ये बड़ा कॉमन हो गया अब ये। और ये इतने अरसे में, ये 12-13 साल के अंदर ये चीज़ बहुत बढ़ गई है। अब मैंने अपने तौर पे जो सोचा है वो यही सोचा है, मैंने कि इसका मतलब ये है कि हमारी जो आसपास जो पॉल्यूशन है, या ये जो हमारी अब ये कारों शारों में जो अब इस्तेमाल होने लग गई हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं वो हैं, या मतलब ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी बढ़ गई हैं जो हमारे सांस के साथ हैं, जो हमारी इस प्रॉब्लम को भी बढ़ा रही हैं। क्योंकि 15 साल आप पीछे चले जाएं तो ये इसका हार्डली मेरे पास कोई दो एक मरीज़ आते थे, कोई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई पेशेंट आता था कि जी मेरा नाक बंद रहता है, नाक सूजा रहता है मेरा, तो मुझे प्रॉब्लम है सांस लेने में, ये सारा कुछ जो इसके सिम्टम्स हैं। मैं आपको पहले पहले तो नहीं अभी बता भी देता हूँ कि ये मुझसे बच जाता है जब आप सोते हैं, जब सोचते हो हवा गुजरती है यहाँ से नाक से, तो वो इसको और सुझा देती है, सुझा के इसको बंद कर देती है। तो उसके लिए फिर कुदरती तौर पर आपका मुँह खुल जाता है सांस लेने के लिए। ये खुदा ताला का और अल्लाह ताला का बड़ा अच्छा निज़ाम है कि सांस तो जाने आपके जिस्म में, तो वो आपका मुंह खुल जाता है। जब मुंह से डायरेक्ट हवा जाती है ना, तो सीधा टॉन्सिल्स को जाके लगती है आपके, यहाँ से वो फिल्टर होकर गुजरती है, साफ़ होकर तो बेहतर होती है। जब आपका मुंह खुलता है, आपका नाक सूज जाता है, बंद हो जाए, तो आप लाज़मी बात है सोए हुए हैं तो कुदरती तौर पर आपका मुँह खुलता है ताकि हवा आपको सांस ज़रूर आए। जब सांस आएगा तो वो टॉन्सिल्स को टच होगा डायरेक्ट जाके, और फिर आपके टॉन्सिल सूज जाते हैं। तो उसके बाद आपका गला ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये उसका दूसरा अगला सिम्टम है। पॉलिप्स होने के बाद सबसे पहले आपके गले भी ख़राब होते हैं। तो अभी ये मैंने आपको ये बता दिया कि ये बढ़ गया अचानक, ये अभी काफ़ी कॉमन हो गया। तो लाज़मी बात है मेरे ख्याल में, इसमें गर्द ग़ुबार, पोल्यूशन, ये गंद जो हमारी सड़कों पे पड़ा होता है, फिर गाड़ियाँ उसको उठाती हैं, जब मतलब गाड़ी गुजरती है तो वो गंद को हवा में बिखेर देती है, वो भी हम लोग सांस वही ले रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें, और कुछ में भी कुछ खुराक का भी शामिल होगा, कुछ ना कुछ इसमें शामिल होगा, कुछ उनका मसला जो ख़राब खुराकें मिलनी शुरू हो गई हैं, अभी मिक्सर अजीब की गंद पड़ गया हर चीज़ में, कुछ वो भी शामिल होगा। कुछ हम लोग की आदतें भी ऐसी हो चुकी हैं आपके, हम लोग खाने पीने में भी एहतियात नहीं करते ज़्यादा, मतलब है बहुत ज़्यादा बस बाज़ार की तरफ मज़ा क्या वो मुंह के चटखारे की खातिर घर में उन चीज़ों का भी कुछ ना कुछ अमल दखल बन जाता है इनमें। तो मिला के ये एक पॉलिश बन जाता है आपके नाक के अंदर, ठीक है ना। इसकी वजह से आपका ये नज़र भी आसानी से आता है, आप ताश मारें तो नज़र आ जाएगा चीज़ सूजी हुई है आपके नाक में। तो बहरहाल ये इसका उसका भी, अगर हम एलोपैथी की तरफ अगर जाएँ तो इसका इलाज कॉटरी भी है और ऑपरेशन भी है, वो दोनों काम करते हैं इसमें, एलोपैथी में भी। वो इसका कॉटरी कर देंगे, इसको हाइड्रोजन कौन सी गैस, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन पता नहीं कोई गैस होती है, उससे इसको साड़ देते हैं अंदर अंदर से उसकी झिल्ली को। तो वो लेकिन फिर वही बात है, वो टेम्प्रेरी होता है, वो फिर निकल आता है पॉलिप्स, तो फिर बन जाता है। तीसरा ऑपरेशन भी इसका, ऑपरेशन ज़रा तकलीफ जो होता है वो लंबा होता है थोड़ा सा, उसके ज़रिए भी इसको झिल्ली को निकाला जाता है। तो ये दोनों सूरतों में ये फिर दोबारा हो जाता है। होम्योपैथी में इसका ये है कि इलाज है तो सही, लेकिन इसका इलाज थोड़ा लंबा है। मतलब अगर बंदा कहे कि नहीं जी मुझे कहाँ, आप देखें आप एलोपैथी में जाते हैं, एकदम कॉटरी कराते हैं और वो जगह ठीक हो जाती है, आपकी आँख को रिलीफ मिल जाता है। कहाँ आपने एक दवाई खा खा के आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म करना है, तो इसमें आपको डालने के लिए भी दवाइयाँ होती हैं, मिलती हैं, और आपको अपना खाने के लिए भी दवाई लेनी पड़ती है। तो ऐसा ऐसा ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें, आपको रिलीफ मिलना चाहिए बहरहाल, लेकिन उस वक्त में दोबारा हो जाएगा। इसमें इलाज में ये फ़ायदा है कि थोड़े अर्से तक ये 5-6 महीने, 3-4 महीने के इलाज के बाद ये बहुत हद तक रिकवर हो जाते हैं और आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सब हमारा सबसे होम्योपैथी का जो मदर ट्रीटमेंट सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है इसमें वो है
ट्यूक्रम मदर टिंचर, क्यू पोटेंसी में ट्यूक्रम, ये आप इसके 5 मिनट का दे सकते हैं। दूसरा मदर टिंचर है लेमना माइनर, लेमना माइनर भी बहुत अच्छा मदर टिंचर है जो कि ये पॉलिप्स के लिए बहुत कामयाब है। और तीसरा है थूजा, थूजा ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ों में काम आता है, थूजा मदर टिंचर में आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्यूक्रम और लेमना माइनर और थूजा ये मदर टिंचर है जो बड़े अच्छे काम करते हैं पॉलिप्स के लिए। जो मेन मेडिसिन हैं हमारी होम्योपैथी के सिलसिले में वो हैं कैलकेरिया काब है, ट्यूक्रम है, लेमना माइनर है, सिम्ब्यूकस नाइगर है, बड़ी अच्छी दवाई है वो भी इसके लिए पॉलिप्स के लिए। और अपना वो आपको मैंने बता ही दिया था पहले कि लेमना माइनर और ट्यूक्रम वगैरह ये तो मैंने टिंचर में भी आपको इस्तेमाल बताया है इसका, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं टिंचर में भी। फिर इसके बाद आते हैं जो कम्बिनेशन, जो सबसे अच्छा कामयाब इसमें कम्बिनेशन है पॉलिप्स के लिए, दैट इज़ कैलकेरिया का, ट्यूक्रम और सिंगोनेरिया। ये आप 3 दवाइयाँ मिक्स कर लें 30 पोटेंसी में और इसको 5 मिनट करके दिन में 3 मरतबा या 4 मरतबा इस्तेमाल कराएँ तो ऐसा ऐसा एक तो आपका नाक भी खुला रहता है और उससे आपको सांस आने में आसानी हो जाती है और आप ऐसा 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 आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो बायोकेमिक में बताता होता हूँ आखिर में, उसमें कैलकेरिया फ्लोर इसमें काम करता है बहुत अच्छा। कैलकेरिया फ्लोर की 3 अच्छी आप टैबलेट लें और फेरियोफॉस, सिलीशा भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मैंने बताया है कि इन्फ्लेमेशन अगर आपके बहुत ज़्यादा है उसमें फेरियोफॉस भी काम करेगी और सिलीशा भी काम करेगी। तो फेरियोफॉस 3x में आप ले सकते हैं और उसके साथ हम वक्फे से आप सिलीशा भी ले सकते हैं 3x में जो गोलियाँ उसकी भी वही बड़ा फ़ायदा देती हैं आपको। ये थी बायोकेमिक की, मैंने आपको बताई, ये बड़ी मराई आपको मेडिसिन मिल जाती है या मार्केट से भी लेके खा सकते हैं आराम से। तो ये थी बायोकेमिक। और उसके बाद एंड में आपको बताता हूँ तो लेक्चर के समय खुराक के बारे में कि डाइट कौन सी इसमें अच्छी होती है। इससे बेसिकली तो आपका मतलब मेरे का तो तल्लुक़ खास नहीं होता, लेकिन जब आपका नाक बंद होता है, आपके साइनस बंद होते हैं, सारा कुछ होता है तो लाजिम आता है फिर पानी गिरता है आपके कैरा जिसको कहते हैं वो गिरता है अंदर से, पोस्ट नेज़ल ड्रिप्स जो होते हैं वो गिरते हैं तो आपका गला भी ख़राब हो जाता है। फिर आप और दवाइयों की तरफ चल पड़ते हैं, कभी आप एंटीबायोटिक खाते हैं, कभी क्या करते हैं, तो वो तो खैर अलग इशू है। लेकिन खुराक में इसमें यही है जो आप एहतियात कर सकते हैं कि कम से कम आप बहुत ठंडी चीज़ और तुर्श चीज़ें ना खाएँ। ये जो बच्चे आजकल खाते हैं ये केचप वगैरह ये इसके लिए ठीक नहीं होती, ये ज़्यादा बढ़ा देती है प्रॉब्लम क्योंकि साइनस इसके साथ होते हैं, फ्रंटल साइनस भी और दूसरे भी जो है मिगलरी वगैरह साथ हैं। ये तालू के नीचे जब भी आप खाएंगे ठंडी चीज़ तो फ़ौरन इस जगह पे असर करेगी तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो आप इस चीज़ों में एहतियात करें तो इससे भी आपको जल्दी फ़र्क पड़ सकता है। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, कोई दवाई के बारे में समझना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज दे सकते हैं। तो मुझे अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।